देखिए सर, इस लेक्चर में भी हम एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे। करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने इसमें, उनको भी करेंगे। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है बी टेस्ला के विथ प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। नाउ द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट, इतना रेडियस इस रेट से श्रिंक कर रहा है। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट निकालनी है आपको। तो ईएमएफ तो ई नेगेटिव में होती है, लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय हम नेगेटिव साइन को हटाते हैं ना, तो नेगेटिव साइन को हम मेंशन नहीं करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई का मैग्नीट्यूड जो आएगा डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। और फाई कितना होता है सर, आप जानते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ फाई जो होता है बी ए के बराबर होता है। और ये कंडक्टिंग लूप है तो ए हम क्या मानेंगे, इसका बी ऐसे ही रहा पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 पाई बी इंटू आर फिर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यही कोई ऑप्शन होगा इसमें, 2 पाई आर बी डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो निकालना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम इससे पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं। जो एलसी सर्किट में एनर्जी स्टोर्ड रहती है ना, एलसी सर्किट एनर्जी स्टोर्ड रहती है इन एल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फॉर्म में, और सी जो होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके थे सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है हमसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट कर रही है अबाउट एक्सेल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ ई एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ, मान लेते हैं ई एम क्या है, इंड्यूस्ड ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू है। देन द इंस्टेंटेनियस ई एम एफ निकालना है, मतलब ई बराबर ई नॉट, आप जानते हैं ई बराबर ई नॉट क्या होता है, साइन ओमेगा टी, यही होता है। एट व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल मेक एन एंगल 45 डिग्री, प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, विथ मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री का। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई मैक्सिमम वैल्यू दे रखी, ई नॉट हुआ वो साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एम अपॉन साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ई एम अपॉन √2 इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन में दिया है ये। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन सर्कुलर करंट चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू आई बराबर इतना। करंट इस तरीके से चेंज हो रही है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट बिटवीन टी बराबर 2 टू टी बराबर 4 विल बी। रूट मीन स्क्वायर करंट निकालनी है आपको सर। आई इज इक्व टू आपको यहाँ क्या दे रखा है, 2√t के बराबर दे रखा है आई। ठीक है, और कितना एट टी बराबर 2 सेकंड पे, टी बराबर 2 सेकंड पे। तो I1 कितना हो जाएगा, उसको I1 मान लेते हैं, 2√2 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। टी बराबर 4 सेकंड पे जो I2 होगी वो कितनी हो जाएगी, 2√4, दिस इक्व टू 4 हो जाएगी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। I1 और I2 मिल गए आपको। तो ये क्या निकालने के लिए कह रहा है, रूट मीन स्क्वायर। तो बस ये तो आप खुद ही समझ जाओ, ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है तब भी कर सकते हैं आप। IRMS वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, स्क्वायर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और 4 8 हो जाएगा, प्लस इसका ये कितना आ रहा है 16 हो जाएगा। तो √24 आएगा ना, ये √24। अच्छा अपॉन 2 भी तो है, तो √12 आ जाएगा। √12 मतलब 4, 2√3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2√3 एम्पियर की जो करंट IRMS वैल्यू है वो इसकी 2√3 हो जाएगी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है हमसे एन AC सोर्स, कोई AC सोर्स है, एन AC सोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसकी, इज फिट अक्रॉस द रजिस्टर R एंड कैपेसिटर C। ठीक है, इन सीरीज में जोड़े गए हैं। करंट ऑफ रजिस्टर इज I इफ
नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज चेंज, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स चेंज होके ω/3 हो गया है बट मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, वोल्टेज मेंटेन रही, देन द करंट इन सर्किट इज फाउंड हाफ, करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी कह रहा है। तो कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस एट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का आपको, रिएक्टेंस क्या होती है सर XC होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है R होती है। तो वो ये आपसे निकलवाना चाह रहा है X क्योंकि यहाँ वो है ना कैपेसिटर, रिएक्टेंस ये है XC अपॉन क्या निकालना चाह रहा है R, ये तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस है ठीक है, तो रिएक्टेंस का इसके साथ वो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है वहाँ से I अगर मैं निकालता हूँ, I इनिशियली I1 मान लेता हूँ इसको, तो वो कितनी हो जाएगी, E0 अपॉन वोल्टेज को E0 के फॉर्म में दिया है, E0 सेम रहेगी है ना, देखो यहाँ E0 के फॉर्म में ही लेंगे हम, E0 के फॉर्म में तो कहीं नहीं दिया है, हम E0 के फॉर्म में ही ले लेते हैं इसको, E0 अपॉन R² प्लस क्या होगा बोलो 1/ω/c का होल स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या क्या है, R और C जुड़े हुए हैं ना, R और C के लिए मैंने बताया था अलग से आपको, ये आएगा ठीक है। और दूसरे केस में करंट कितनी हो जाती, कह रहा है I/2 हो जाती है, उसको I जो करंट है I1/2 हो जाएगी, मतलब I ही रहने दो, I/2 हो जाएगी, इसको भी I रहने दो ठीक है। I/2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये पोटेंशियल तो सेम रहेगा और आपके पास R² प्लस ये जो वैल्यू होगी ω/c की, ये क्या हो जाती है ω/3, ω/3 हो जाएगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 1/ω/3 ω/c/3 का स्क्वायर, बस ख़त्म कहानी। तो सर अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो जाए तो कैलकुलेट रेशियो निकालना है उसका, पहले केस में ये था, सेकंड केस में आपके पास ये था, तो RC सर्किट में तो ये वैल्यू बराबर होगी ठीक है, चेंज द करंट इन सर्किट फाउंड टू बी हाफ, कैलकुलेट द रेशियो। अब इस क्वेश्चन को जरा सा आप ढंग से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया है। AC सोर्स है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा फिट अक्रॉस द रजिस्टर R, कैपेसिटर C इन सीरीज, द करंट रजिस्टर इज I इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, करंट अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो करंट सेम बनी रहती है ना, तो दोनों केस में करंट सेम बनी रहेगी, तो हम इसलिए इसको इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इक्वेट करेंगे E0 अपॉन √ऑफ R² प्लस 1/ω/c का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड में कितना आएगा, ये E0 अपॉन √ऑफ ये टोटल वैल्यू R² प्लस 1/ω/c/3 का होल स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर कराओ, ये तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये जो सॉल्व करके आएगा वो कितना आ जाएगा 3 का, ये 2 है ना, I/2 था ना यहाँ पे वैल्यू, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके उस साइड चला जाएगी, I दोनों साइड से बराबर होगा, I/2 है तो ये 2 जो है इसके साथ चला जाएगा, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये 2 1/2 है ना, तो ऐसा कुछ होगा ये I/2, तो 2 इंटू कितना बताइए √ऑफ R² प्लस 1/ω/c का स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, √ऑफ R² प्लस 9 हो जाएगा ना स्क्वायर करके ω/c का होल स्क्वायर, मतलब ω² c² लिख सकता हूँ उसको। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, जैसे ही दोनों साइड आप क्या करोगे स्क्वायर रूट करोगे सर, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पे आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 3 आप खुद कर सकते हैं, 3R² इज इक्वल टू 5/ω² c², दिस इज इक्वल टू 5XC का स्क्वायर, इसको XC कहते हैं, तो बस आपके पास मिल गया XC/R का जो रेशियो आ जाएगा सर √3/5 आ जाएगा, निकाल के देख लो आप, √3/5 कोई ऑप्शन है इसमें, तो √3/5 इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है। तो ये कह रहा था ना कि ये मैंने कैसे करा, ये करंट जो पहले केस में है दूसरे केस में सेम रहेगी क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं वो ठीक है, तो वो वैल्यू मैंने सेम कर दी ठीक है। तो जब वैल्यू सेम करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ ठीक, तो 2 टाइम R0 ये वैल्यू वो 2I की बराबर है ना, 2I की वैल्यू रख दी, मतलब वहाँ पे I/2 की I की वैल्यू रख दी तो 1/2 अपने आप ही हो जाएगा वो ठीक है। तो अब ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं, ये NCERT के क्वेश्चन हैं,
100 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यहाँ 200 लिखा है, 220 वोल्ट आएगा है, 220 वोल्ट। ठीक है, अब ये कहता है कि इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्या पूछना चाह रहा है इसमें? 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, हर्ट्ज एसी सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले केस में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है सर, एवरेज आई वी इज इक्वल टू कितना होगा, ई वी अपॉन आर, खत्म कहानी। ई तो आपको दिया है 220 वोल्ट का, आर कितना दे रखा है 100, आर 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.2 एम्पियर, शायद ना, एक शून्य कट जाएगा, 2.2 एम्पियर पहले का आंसर आ जाएगा। पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी कह रहा है। अब नेट शक्ति जो पूरी पावर कंज्यूम्ड होगी वो P बराबर होता है ई एवरेज, मतलब ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर होती है, फॉर्मूला बताया था आपको। तो कितना हो जाएगा 220 ई वी, और आई वी कितना आ रहा है 2.2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, सेकेंड वाले पूरे चक्र में नेट शक्ति पावर भी मिल जाएगी, जो शक्ति व्यय होगी वो भी मिल जाएगी सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहना चाह रहा है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट, इसका इंग्लिश वाला पैटर्न नहीं लगा, शिखर मान दे रखा है 300 वोल्ट, एसी आप पीक वैल्यू पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई 300 वोल्ट दे रखा है, इसको पीक वोल्टेज कहेंगे ना, पीक वोल्टेज इज 300 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू निकालनी है सर। तो आरएमएस वैल्यू पीक वोल्टेज तो ई नॉट दिया है आपको कितना 300, तो ई आरएमएस निकालनी है, तो ई वी से नोट करते हैं उसको, तो कितनी होती है सर, ई नॉट अपॉन √2 होती है, पढ़ा रखा है। तो ई वी की वैल्यू आप निकालोगे तो ई वी मतलब आर एम एस को वी से नोट करते हैं ना, तो 300 अपॉन √2 आ जाएगा, 300 अपॉन √2। तो मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 150 √2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 150 √2, और टोटल वैल्यू 1.47 ये रखोगे तो वो 150 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। दूसरा जो एसी सर्किट है उसमें आरएमएस का मान 10 एम्पियर है, तो शिखर धारा कितनी होगी। ठीक है, मतलब आरएमएस वैल्यू दे रखी है तो पीक करंट निकालनी है, तो पीक करंट क्या हो जाएगी सर, आई नॉट इज इक्वल टू पीक करंट ये होती है √2 टाइम आई एवरेज, मतलब आई वी होती है ना, तो बस √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 ही होती है शायद, इंटू आई ये दे रखा है वैल्यू, आरएमएस वैल्यू 10, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 14.14, क्या करंट है तो एम्पियर में आ जाएगी। ठीक सर, अब ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, ज़रा स्पीड में करा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एक 44 mH का प्रेरित, मतलब इंडक्टर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई पे, एसी सप्लाई पे, एक 44 mH का इंडक्टर आपने मिली हेनरी का ना, तो ये सप्लाई पे आपने जोड़ रखा है। डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। तो सर यहाँ पे भी क्या निकलवा रहा है आपसे, आरएमएस वैल्यू निकलवा रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से आते हैं हाँ इसके। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। इंडक्टेंस दिया है एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 44 मिली हेनरी। तो इसको कन्वर्ट करूँगा तो 44 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगी। और आप जानते हैं एक्स एल की जो वैल्यू होती है सर वो कितनी होती है, ओमेगा एल के बराबर होती है। ओमेगा का मान 2π n इंटू एल के बराबर हो जाएगा, 2π n इंटू एल। तो 2 इंटू 22/7 इंटू n अब कितना, n का मान दिया है, n का मान यहाँ पे n का मान गिवन है, कितना हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की ना, 50 गुणा L का मान कितना है 44 इंटू 10⁻³ तो सर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये लगभग आएगा 13.84 या 83 के लगभग आ रहा था ये 83
ओम। ये क्या निकाला, XL निकाल दिया हमने। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है ये, करंट का IRMS वैल्यू ना, तो इसीलिए तो ये निकाला। RMS की जो वैल्यू होती है ना सर, E की RMS वैल्यू अपॉन XL होती है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस वो ये XL से ही डिनोट होता है। तो बस 220 वोल्ट अपॉन 13.83 या 84 आ रहा था यार। जो भी है इसको सॉल्व करोगे आपको इतने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है सर, केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप। अगला एक क्वेश्चन और देखो, एक 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट इतना हर्ट्ज सप्लाई, AC सप्लाई पे जोड़ा गया है 60 माइक्रोफैरड का। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर वाला आ गया है, और ये RMS वैल्यू दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपसे क्या निकलवा रहा है यहाँ पे, डिटरमिन RMS वैल्यू ऑफ करंट, सेम कंडीशन निकलवा रहा है। तो अब आप इसमें खुद RMS को IRMS को कैसे लिखोगे खुद बताओ। ERMS की जो वैल्यू है अपॉन, अब यहाँ पे XC हो जाएगा, वहाँ XL था ना, क्योंकि क्या जुड़ा हुआ था, इंडक्टर जुड़ा था, यहाँ क्या जुड़ा है, कैपेसिटर, तो XC हो जाएगा। तो सर अब आप रख दो वैल्यू, बाकी तो क्वेश्चन आपको आता है। ERMS वैल्यू ऐसी रहेगी, ERMS वैल्यू, तो सबसे पहले तो यहाँ XC निकालना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे XC निकालना पड़ेगा ना। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 इंटू माइक्रोफैरड में दे रखी है 10⁻⁻6 फैरड में लिखूँगा। और ERMS की वैल्यू तो दे ही रखी है इसने 110 वोल्ट की, और V बराबर यहाँ पे मतलब N बराबर यहाँ पे 60 दे रखा है। ठीक है, तो आपका IRMS का ये फॉर्मूला लगता है, तो कितना होगा, ERMS को तो ऐसे ही रहने दो, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, XC को क्या लिखते हैं, 1/2 पाई NC। 1/2 पाई NC का मतलब 2 पाई N फ्रीक्वेंसी गिवन है, 2 पाई NC इंटू मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ERMS। बस ख़त्म कहानी, रख दो वैल्यू। तो आप वैल्यू रखने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू पाई का मान 3.14 होता है, इंटू न्यू कितना दे रखा है, न्यू 60 दे रखा है, मतलब N का मान फ्रीक्वेंसी। और कैपेसिटर की अगर हम बात करें 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरड में आ गया, इंटू ERMS कितनी दे रखी है, 110 वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये लगभग 2.49 मैंने सॉल्व किया था, आ रहा था, इतना एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी IRMS। ठीक है सर, तो ये IRMS वैल्यू जो हो जाएगी इसकी इतनी हो जाएगी, ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो इतना करिए आप। उसके बाद अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और साथ में ऐप का लिंक है। ऐप में मैंने ये कोर्स भी चला रखा है, साथ में आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये इसका कोर्स है ना, उसके आप सेक्शन में जाएंगे, फिजिक्स वाले सेक्शन में, फिजिक्स सेक्शन में फिजिक्स का कोर्स मिलेगा आपको, और मैथ्स सेक्शन में मैथ्स का कोर्स मिलेगा। फिजिक्स मैथ्स का ही कोर्स चला रखा है, तो आप अगर जाके देखना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं खुद करने के लिए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैंने ज़रा स्पीड में पढ़ाया, तो आप इसको देखिएगा, क्योंकि इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं इस टाइप का, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है सर।